हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उपधातु पढ़ेंगे जो कि क्रिया शरीर का एक मेन टॉपिक है उपधातु। तो क्या होता है उपधातु? तो चलिए जानते हैं उपधातु क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है, धातु निर्माण क्रम में जब धातुओं का निर्माण होता है तो धातु से ही उपधातुओं का निर्माण भी होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि उपधातुओं का जो निर्माण होता है वो भी किससे होता है, अपना धातु से ही होता है। ठीक है, तो उपधातुओं का निर्माण धातु से ही होता है। धातुओं के समान ही उपधातु क्या करती हैं, देखो धातुएं क्या करती हैं, धातुएं हमारे शरीर को धारण करती हैं और उनका पोषण भी करती हैं साथ में। ठीक है, तो धातुओं का काम है कि शरीर का धारण करना और उसका पोषण करना। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है कि उपधातुओं का जो कर्म है, उपधातुएं शरीर का धारण तो करती हैं, धातुओं की तरह उपधातु शरीर का धारण तो करती हैं लेकिन उनका पोषण नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये एक बात याद रखेंगे, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सके कि उपधातुएं शरीर का पोषण नहीं करती हैं। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं वो धातु क्या करती हैं, शरीर का धारण भी करती हैं और उनका पोषण भी करती हैं। लेकिन जो उपधातुएं होती हैं, उपधातु शरीर का धारण तो करती हैं परंतु उसका पोषण नहीं करती हैं। इसीलिए उपधातुओं को गति विवर्जित भी कहा जाता है। उपधातुओं को गति विवर्जित भी कहा जाता है क्योंकि क्या होता है ये, क्योंकि उपधातु अपने आगे किसी का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, क्या होता है, ये पोषण भी नहीं करती है और अपने आगे किसी का निर्माण भी नहीं करती हैं। मतलब उपधातु ही रहती हैं, उपधातुओं से किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता है। उपधातुएं शरीर को धारण करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं, लेकिन उसमें कोई भी निर्माण और चीज़ें वगैरह नहीं करती हैं। तो उपधातुओं को गति विवर्जित भी कहा जाता है क्योंकि उपधातुएं अपने आगे किसी का निर्माण नहीं करती हैं। धातुओं के विपरीत एक उपधातु की वृद्धि या क्षय का दूसरी धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब धातुएं जो हैं, अगर एक धातु का क्षय हो रहा है तो दूसरी धातु पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, या एक धातु की वृद्धि हो रही है तो दूसरी धातु पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उपधातु में ऐसा नहीं होता। अगर एक उपधातु में क्षय या वृद्धि हो रही है तो उसकी दूसरी उपधातु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उपधातुओं की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। धातुभ्याम च उपशायन्ति तस्माद् उपधातवा। तो ये श्लोक है और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि उपधातुओं का जो निर्माण होता है वो धातुओं से ही होता है। उपधातुओं का निर्माण जो होता है वो धातुओं से ही होता है। उपधातुओं का निर्माण धातुओं से होता है। उपधातुओं की जो संख्या है वो कितनी बताइए, चरक ने 7 बताइए और सारंग ने भी 7 बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या है इनकी। तो यहाँ पर बात करते हैं चरक के अनुसार, चरक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर उपधातु की संख्या और उपधातु सारंग दर के अनुसार। तो पहले हम धातु लिख देंगे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं हमारी। और इनकी कौन सी उपधातु हैं, तो रस की उपधातु चरक के अकॉर्डिंग है स्तन्य और आर्तव, लेकिन सारंग दर के अकॉर्डिंग आर्तव को हटा दिया गया, यहाँ स्तन्य है। स्तन्य के बजाय यहाँ पर नीचे इसमें रक्त में आर्तव ले लिया, लेकिन इनका क्या, इनका है कंट्रा और सिरा। ठीक है, तो रस का यहाँ पे हो गया स्तन्य, आर्तव, कंट्रा, सिरा, वसा, सट त्वचा और स्नायु। मांस का है वसा, सट त्वचा और मेद का है स्नायु। लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल है सब। स्तन्य है, आर्तव है, वसा है, स्वेद है, दंत है, इसका अस्थि का दंत है और मज्जा का केसरोम है और शुक्र का ओज है। शुक्र देखो बलवर्धक होता है, तो ओज मतलब इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, तो ओज हो गया। ठीक है, मज्जा एक याद कर लेंगे, केस और रोम। और अस्थि क्या है, दांत होता है, तो दंत एक टाइप की अस्थि भी होती है, रोचक अस्थि। ठीक है, तो यहाँ पर अस्थि का एग्जाम्पल क्या हो गया, दंत। और मेद एक टाइप से मृदुता, तो स्वेद वगैरह उत्पन्न करता है, तो इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारी उपधातुओं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले स्तन्य को पढ़ेंगे, फिर आर्तव को पढ़ेंगे, फिर डॉट 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 एंड ऑल पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।